जिस्म के खरीदार भी हैं, सौदागर भी। शरीर के हर हिस्से की वसूली होती है, बेचने और खरीदने वाले भी हैं। इंसानियत का बाजार भी है। तस्करी महसूस सभी करते हैं, छू सभी को जाता है। कुछ लोग कूद पड़ते हैं। जहां इंसानियत का बाजार है, वहीं इंसानियत का खुमार भी है। अरुण, पैकिंग हो गई है, चलो चलते हैं जल्दी। हाँ रूपा, जल्दी चलो जल्दी चलो। अगर ट्रैफिक में फंस गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो। अच्छा लाइट चेक कर लेना। हाँ कर लिया। टिकट्स चेक अरे कर ली। टिकट्स हैं बाबा मेरे पास, चलो ना। ओके। मम्मी को बता दिया ना, हम सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं। हाँ शोना, वापस तो आना ही पड़ेगा ना। 19 को मेरा प्ले भी है, भूल गई? अरे हाँ, मेरे नए प्ले की भी रिहर्सल ना 20 से है। एक बार स्टेप ठीक से पढ़ी भी नहीं है। रास्ते में बस में पढ़ लूंगी मैं। बस में घुसते ही मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। एक मिनट, टिकट। ओके, ST S1 कम। अरुण एक मिनट। क्या हुआ? स्क्रिप्ट। एक बात बताओ, ये हर चीज तुम्हें एंड टाइम पे क्यों याद आती है? हाँ, दैट्स मी। ये तो तुम्हारी स्क्रिप्ट, थैंक यू। मेरा म्यूजिक क्या है? अच्छा सुना, जूस लोगे कि पानी? पानी। मुझे मालूम था, आज देता। ये बस जोधपुर में हनुमान चौक होकर जाएगी ना? अरे हाँ बाबा, रुकवा दूंगी, कह दी ना। कंडक्टर हूँ मैं, टेंशन मत लो। ये लो टिकट। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? देखो, रास्ते में किसी से बात मत करना, और जोधपुर में जब तक वो लोग तुझे लेने नहीं आए, बस से नीचे मत उतरना। चलो। वो उधर बहन। चला जा। सामान दो। ये तेरी सीट है। टिकट खोना मत, संभाल के रखना। एक और बात ध्यान से सुन ले, जब तक वो लोग तुझे लेने नहीं आए, तुम बस से मत उतरना। सीट से 1 मिनट भी इधर उधर मत होना। कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी से भी बात मत करना, वरना फालतू मुसीबत में पड़ जाएगी। समझ गई? मैं जा रही हूँ, संभल के जाना, और कोई बेकार हरकत नहीं। समझ गई? मैडम, वो आर सीट वाली लड़की ज़रा ध्यान रखिएगा कहीं उतर ना जाए। जोधपुर में महावीर चौक में उसके रिश्तेदार उसे लेने आएंगे, आप ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, एक ही बात को 10 बार कह चुकी हो आप। ज़रूरी है ना? आप बस ये ध्यान रखिएगा कि वो कहीं उतर ना जाए। हाँ ठीक है।
गुस्सा खत्म हुआ? एक्ट 1। अभी पढ़ना शुरू किया है, बस सीन 2 पे। अच्छा। वो उधर पे हैं। बस अभी दिल्ली से जोधपुर के लिए निकली ही थी। रूपा को लग रहा था कि उस लड़की के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं था। जिस तरह से वो औरत इस लड़की को समझा कर गई थी, रूपा ये महसूस कर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गलत हो रहा है। जो भी खाना पीना है खा लो, टॉयलेट वगैरह जाना है चले जाओ, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद बस चलेगी। अब आओ चाहे मत आओ। अरुण, अरुण, वॉशरूम जाना है? हॉल्टू है क्या? शोना नींद आ रही है, तुम जाके आओ ना प्लीज। और सुनो जल्दी। अरुण, कम। वो उधर पे हैं। अरुण, अरुण, उस लड़की को देखो। वो उस लड़की को देखो, खिड़की पे बैठी है। आराम से घूम के देखो, देखो प्लीज। हाँ, क्या हुआ उसको? मुझे कुछ पंगा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? एक औरत उसे छोड़ने आई थी सुबह, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, उसे समझा रही थी ना, मुझे तो पक्का लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ। मुझे तो लगता है ये लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं शोना, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। वो अंकल जो उसके पास बैठे हैं उसके साथ में ही है। अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए फ्रूट जूस लेकर आए, मैंने खुद देखा। ये लो बेटा, पियो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अंकल उसके साथ है। ये अंकल तो ठीक ठाक पैसे वाले दिखते हैं, लेकिन उस लड़की को देखो, उसके कपड़े तो देखो, लगता है
किसी से मांग के पहने हैं। उसके साइज के नहीं है ये। वो देखो फ्रूट जूस, अभी तक उसने पिया भी नहीं है। बहुत डरी हुई लग रही है, परेशान लग रही है वो। और अरुण, सुबह जो औरत आई थी ना, वो ये भी कह रही थी कि किसी से बात मत करना, कोई कुछ दे तो खाना पीना भी मत, ये सब बोल रही थी। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है अरुण, पक्का कुछ झोल है। शोना, तुम अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उस लेडी को उसकी चिंता हो, इसलिए ऐसा बोल रही थी। ठीक है, स्क्रिप्ट पे ध्यान। पहचान चिन्ह साफ साफ बयां कर रहे थे कि उस लड़की की हालत ठीक नहीं थी। वो जरूर किसी परेशानी में थी। रूपा ये सब महसूस कर पा रही थी, वो असलियत देख पा रही थी। भले ही उसका शक था, पर फिर भी क्या थी वो हकीकत जो इस लड़की की परेशानी का कारण थी? रूपा, ये तो असली तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। कितनी स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं अभी कवर भी नहीं कर पाई। और ये जो ट्रैफिकिंग का चक्कर है ना, हमारे देश में न जाने कितने तरीक़ों से किया जाता है। जबरन शादी, प्रोस्टिट्यूशन, बाल मजदूरी। और जानती हो सबसे ज़्यादा शिकार कौन होता है? बच्चे। क्योंकि उन्हें जो कहा जाता है वो करते हैं, डर जाते हैं। जबरन उन्हें इधर उधर लेकर जाया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे ही होते हैं, क्योंकि इजीली उनको मोलेस्ट किया जा सकता है। अगर मैं जो शक कर रही हूँ वो सही है, तो फिर इस लड़की की ट्रैफिकिंग हो रही है। ये सच है या मैं फालतू में सोचे जा रही हूँ ये सब? चलो चलो, बस 30 मिनट बस रुकेगी यहाँ पे। जो भी खाना पीना है करना है कर लो, उसके बाद बस कहीं नहीं रुकेगी। हाय, नाम क्या है तुम्हारा? देखो, डरो मत, मैं भी जोधपुर ही जा रही हूँ। तुम्हें अकेले देखा तो सोचा तुमसे आके बात कर लूँ। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? काजल। काजल, बहुत अच्छा नाम है। दिल्ली में रहती हो? फिर कहाँ रहती हो? कुपोई। कुपोई कहाँ है ये? झारखंड। अच्छा, और तुम कहाँ जा रही हो? पता नहीं। कितनी साल की हो तुम? अब 21। 21? काजल बेटा, एक बात बताओ, वो औरत जो तुम्हें छोड़ने आई थी सुबह, कौन थी वो? पता नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बताना नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? कब से तुम खा नहीं रही हो, पी नहीं रही हो? बोलो, कुछ ले आओ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है। अरुण, अरुण। क्या हुआ? सुना, ये लो। वो लड़की 21 साल की तो नहीं है, डरी हुई है, गड़बड़ है कुछ। अरुण, मुझे तो लगता है ये ट्रैफिकिंग का मामला है। सुनो, तुम इसे सैंडविच तो खिलाओ जाकर। और सुनो, जो भी बात करनी संभल के करना। कुछ भी पक्का नहीं पता हमें, ठीक है? जाओ।
प्रीति, लगता है इस लड़की को बेचा गया है। जब वो लेडी इसे बस स्टैंड में छोड़ने आई थी तभी मुझे लग गया था कि किसी ने सिखाया है। हो ही नहीं सकता कि ये 21 साल की हो। एक काम करो रूपा, इस काजल का फोटो खींचो और मुझे फॉरवर्ड करो। एक्सक्यूज मी अंकल, वो मुझे बाहर की व्यू का एक फ़ोटो चाहिए। थैंक यू। रूपा, फोटो देखकर मुझे ये माइनर नहीं लग रही है। प्रीति, उसे जानबूझकर ऐसे ड्रेसअप किया है, बड़े साइज के कपड़े पहनाए हैं। रूपा, लड़की से और बात करो और इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, फिर उसके बाद कोई स्टेप लेंगे हम। प्रीति, अब ये बहुत मुश्किल है। कोई आदमी बैठा है उसके साथ। जब बस ढाबे पे रुकी थी तब मैंने बात की थी। ओके, मैं एक हेल्पलाइन नंबर भेजती हूँ, बात करो वहाँ, डिटेल दो, बताओ कि तुम कहाँ हो। वो शायद वहाँ कोई हेल्प भेज देंगे। The number you have called is currently not reachable. Please try. The number you have called is currently not reachable. Please try. काजल, क्या बात है? सब ठीक तो है? हमको पेशाब करना है। एक मिनट। सुनो सुनो सुनो, एक लड़की को पेशाब करने जाना है, प्लीज आप बस रुकवाएंगे? अरे मैडम, मैंने ढाबे में बोला था ना कि जोधपुर से पहले बस कहीं नहीं रुकेगी। अरे लेकिन उसे अर्जेंटली जाना है, आपको बस रुकवानी ही पड़ेगी। कह दिया ना नहीं रुकेगी। आप बस रोक रहे हो या मैं हंगामा खड़ा करूं? हाँ, उसके बाद तो आप रोकोगे ना बस? बोलो, हंगामा करूं क्या? चंदू, आगे पेट्रोल पंप देख के बस रुक जरा, जहाँ टॉयलेट है। जो कराना है करा लेना, 5 बजे से पहले बस कहीं रुकेगी नहीं, ठीक है? लेकिन मैडम, उस औरत ने बोला था इसको कहीं अकेले मत जाने देना। अकेले कहाँ जा रही है? मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी। आ जाओ, संभाल के। अब काजल बेटा, तुम करती क्या हो? जी, वो झाड़ू पोछा करते हैं। कहाँ? दिल्ली में? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम झारखंड से हो, तो फिर दिल्ली में कैसे आए तुम? हाँ, दीदी लेके आई हमको। कौन सी दीदी? वो जो तुम्हें सुबह छोड़ने आई थी? नहीं, वो तो मैडम है, दूसरी दीदी लाई थी। तुम दिल्ली में कब से हो? 1 महीने से। दिल्ली में किधर काम करती हो तुम बेटा? जी, वो अलग अलग घरों में। 1 साल में कई घर में काम किए हम। 1 साल? लेकिन तुमने अभी कहा था कि केवल 1 महीने से तुम दिल्ली में हो ना? जा, मैं वेट करती हूँ। जा। काजल, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, कपड़ों में हो गए। दीदी, वो हमको कपड़ा बदलना है। शांत हो जाओ, बदलते हैं। काजल बेटा, जो भी तुम कर रही हो, तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है ना? आखिरकार रूपा को समझ में आ गया था कि काजल से जबरन वो काम करवाया जा रहा था जो शायद वो नहीं करना चाहती थी। शायद वो
हालात से मजबूर होकर ये सब कर रही थी। लेकिन एक बात तय थी कि काजल की एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक ट्रैफिकिंग की जा रही थी। देखो मैडम, मैं नहीं जानती कौन थी वो औरत। मैडम, वो आर सीट वाली लड़की देखिए कहीं बीच में उतर न जाए। उसने मुझे बोला था कि इसको कहीं बाहर मत जाने देना। अब इसे टॉयलेट जाना है तो मुझे बोलना चाहिए था ना। मुझे कैसे पता चलेगा? आपको सच में नहीं पता कि वो औरत इस लड़की की क्या लगती है? देखो मैडम, मैं कंडक्टर हूँ, रोज दिल्ली जोधपुर करती हूँ, और इस तरह से पैसेंजर के लफड़े में पड़ने लगी ना तो हो गया मेरा काम। कौन किसका क्या लगता है क्या नहीं लगता है इससे मुझे क्या लेना देना है। और वैसे भी उसने मुझे बोला था कि इसको महावीर चौक उतार देना, मैं उतार दूँ, मेरी ड्यूटी वहीं खत्म। हाँ रूपा, और कुछ पता चला? प्रीति, ये लड़की नाबालिग है और इसे बेचा गया है, ये पक्की बात है। जो हेल्पलाइन नंबर तुमने मुझे दिया था, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो चल नहीं रहा है। ओके। तुम बहुत सारे एनजीओ में काम करती रही हो ना, बात करो ना किसी से जो ये मैटर सीरियसली ले और तुरंत एक्शन ले। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं दिल्ली के अवेकन एनजीओ से बात करती हूँ एंड आई एम श्योर वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। यू डोंट वरी। ठीक है, हम बस 1 घंटे में जोधपुर पहुंचने वाले हैं। जल्दी करो प्रीति प्लीज। मैं अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। हेलो। हेलो अभिजीत सर, मैं प्रीति राठौर बोल रही हूँ। हाँ प्रीति, कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सर मेरी एक फ्रेंड है रूपा चौधरी, वो और उसके हस्बैंड दिल्ली से जोधपुर ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें बस में एक लड़की मिली काजल नाम की और उन्हें शक है कि उसकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। प्रीति एक काम करो, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स दो। चलो चलो, आउटर जोधपुर उठो। क्या हुआ? वो प्रीति को हेल्प अरेंज करने के लिए बोला है मैंने। महावीर चौक 30-35 मिनट में आ जाओ। प्रीति अभी यहाँ से जोधपुर पहुँचना तो इम्पॉसिबल है। जी सर। मैं काम करता हूँ, जोधपुर में मेरी एक पहचान की एनजीओ है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो कुछ कर सके। थैंक यू सो मच सर। प्रीति, हम लोग जोधपुर में एंटर करने ही वाले हैं। 20-25 मिनट में पहुंच ही जाएंगे हम। मैंने तुम्हारा नंबर दिया अभिजीत सर को, वो इस बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्दी फ़ोन आएगा। ओके ठीक है। बस अभी कहाँ पे पहुंचे अभिजीत? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उस लेडी का नंबर देता हूँ जिसने उस लड़की को देखा है। वो उसी बस में है, उसका नाम रूपा है। वाह, नंबर बताओ। चलो चलो चलो, आगे हनुमान चौक। किस किस को उतरना है? अरे भाई साहब, गारंटी दी थी ना, आइए उतरिए। हेलो रूपा। जी रूपा, मैं दीपा चावला बोल रही हूँ। मुझे अभी अभी अभिजीत ने तुम्हारा नंबर दिया है। जी, प्रीति ने बात की थी उनसे। वो लड़की है ना बस में अभी? जी है। और तुम लोग कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे हम? हनुमान चौक। हम हनुमान चौक पहुँच गए हैं। वो लड़की महावीर चौक उतरने वाली है। रूपा, मैं घड़ियाली 4 रास्ते पर पहुँचती हूँ, मेरी ऑफिस के पास ही है। सारी प्राइवेट बसेस वहाँ पर रुकती हैं, मैं वहीं से बस में चढ़ जाती हूँ। महावीर चौक पे हमें कोई ना कोई हेल्प के लिए पहुँच ही जाएगा। तुम मुझे बस नंबर बताओ। वो तो नहीं पता, और पूछूंगी तो शक हो जाएगा। वाइट वॉल्वो है, अनीता ट्रैवल्स। ओके, मैं अभी पहुँचती हूँ। हेलो, महावीर चौक पुलिस स्टेशन। अरे भैया, जरा जल्दी चलो ना। एक्सक्यूज मी, महावीर चौक छोड़ेंगे? हाँ, 20 रुपए लगेंगे। ठीक है।
चिंता मत करो, महावीर चौक पर पुलिस पहुंच जाएगी। कहाँ जा रही हो बेटा? मालूम नहीं दीदी। कोई लेने आने वाला है तुम्हें जोधपुर में? जानती हो उसे? नहीं। बेटा क्या करने जा रही हो जोधपुर में? पता नहीं, वो बताएंगे, ऐसा कहा था। दिल्ली से आई हो ना? चलो तुम्हें लेने आए। ओके, लड़की को साथ ले लिया, उतरने वाले। कम ऑन फास्ट, चलिए। रुको। कौन है आप लोग? इंस्पेक्टर पालीवाल, महावीर चौक पुलिस स्टेशन। जी कहिए सर, क्या बात है सर? नाम क्या है इस लड़की का? जी पता नहीं, बस अभी मिली है। तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस थाना चलना पड़ेगा। ले चलो इन लोगों को। सर 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 काजल बेटा मत रो मत बेटा, मत रो, डरो मत, हम सब तुम्हारी मदद के लिए हैं। मैं हूँ तुम्हारे साथ ना, मत रो। हाँ आप लोग भी हमारे साथ चलिए प्लीज, केस दर्ज करना। ठीक है सर, चलिए। चल रूपा। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? ये किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर? हम ट्रैफिकर नहीं है सर, हम डिसेंट लोग हैं। हमने उस लड़की को सिर्फ घर के कामकाज के लिए बुलवाया था। हमने 60,000 दिए हैं। मतलब खरीदा तुमने? क्या बकवास कर रहे हो? इंसान है वो, 60,000 में खरीदा है? खरीदा नहीं सर, हमने उस एजेंसी को 60,000 की फीस दी थी, जिसके बदले में उन्होंने उस लड़की को यहाँ घर के कामकाज के लिए भेज दिया। काजल बेटा, दिल्ली कैसे आई? कौन लाया है तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? बताओ बेटा। काजल बेटा जाना, बिरजू तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। माँ, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे काम कर लेंगे। यहाँ पर कहाँ काम है ज्यादा? बिरजू का बोलता है, कंप्यूटर
वो सीख लोगी, कुछ और सीख लोगी, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। देख बेटा काजल, जो हम कमाते उसमें तो हमारा गुजारा नहीं होता। तू बिरजू के साथ जाएगी, कुछ काम करेगी तो 2 पैसे आ जाएंगे, पैसा जमा होता रहेगा, वो तेरी शादी में काम आएगा बेटा। पर माँ, हम आपके और पापा के बिना नहीं रह सकते। आदत पड़ जाएगी झट से, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम जाओ। आप चिंता ना कीजिए, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, पर बाद में बहुत खुश होगी कि हमने इतना अच्छा कदम उठाया। बिरजू, तू इससे फोन पे बात करवाएगा ना हमारी? अरे संकेता बहन, आप चिंता ना कीजिए, हर हफ्ते बात कराऊंगा आपकी। और पैसा, अरे वो भी भिजवा दूंगा मुकेश भैया। इसकी सारी कमाई आपकी, मैं 1 टका नहीं रखूंगा और सबका सब टाइम से भिजवा दूंगा। 6 महीना हो गया, माँ और पापा से बात नहीं हुई है। काजल बेटा, तुम वापस घर जाना चाहती हो ना? हम चाइल्ड केयर कमेटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब तक इसके माँ बाप नहीं आते, ये उनकी निगरानी में रहेगी। जेएस प्लेसमेंट सर्विसेज, उद्योग विहार, सेक्टर 23, दिल्ली। दिल्ली पुलिस को कॉल करो और इन्फॉर्म करो इसके बारे में। सर। जी सर, अब हम तो जा सकते हैं ना सर? लड़की खरीदी है तुमने, केस दर्ज होगा तुम पर। बात कुछ पल्ले पड़ रही है अभी? सब मजाक लग रहा है तुम्हें। ले जाओ इनको। जी सर। क्या नाम है तेरा? जी ब्रजेश लालचंद। बिरजू तेरे को ही बुलाते हैं? जी साहब, लेकिन बात क्या है साहब? काजल नाम की लड़की को पोरला झारखंड से तू ही लेके आया ना? सब बात क्या है साहब? चल थाने, समझाता हूँ बात। शर्मा, इसके पीछे देख क्या है? साहब अंदर कुछ नहीं है साहब। हटा इसको। लॉक है सर। चल खोल इसे। साहब ये स्टोर रूम है साहब, अंदर बस कूड़ा का बड़ा पड़ा है साहब। तू दरवाजा खोल तक मैं तुझे खोल। चल खोल खोल खोल, जल्दी खोल। देखो शर्मा, चल चल। बच्चियों को तू कूड़ा कबाड़ बोल रहा था? सब इनकी तस्करी कहाँ से की तूने? बोल। सब मेरे काम साफ सुथरा है साहब, सभी काम करने के लिए आई है साहब यहाँ पे। सब दिख रहा है कितना काम तेरा साफ सुथरा है। बच्चे को ले जाओ यहाँ से। शर्मा, एजेंसी बंद कराओ। सब अच्छा मेरी बात तो सुनो साहब, सब सुनो तो। बेटा पिंकी सुनी थी, डरो मत। बोलो कहाँ से आई तुम लोग यहाँ? मैं बंगाल से आई हूँ। मैं उड़ीसा से। इधर कैसे पहुंचे तुम दोनों? बोलो बेटा, क्या वो आदमी ज़बरदस्ती तुम लोग को यहाँ लेकर आया? किधर काम पर भेजने वाला था ये? साहब, मैं पहले गांव में थी, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कौन उठा लाया। मेरे साथ गलत काम किया, फिर मुझे यहाँ लाया। गांव में पड़ोस में मंदिरा आंटी है, वो मुझे लेके आई, कहा कि दिल्ली घूमने फिरने लाई है। तुम दोनों दिल्ली में कब से हो? 2 महीने से। पहले मैं हरियाणा में थी,
बाद में मुझे पता चला कि बिरजू मुझे मुंबई ले जाएगा किसी बार में काम कराने के लिए। 2 दिन हुआ मैं इधर आई, मंदिरा आंटी बिरजू के पास छोड़कर चली गई। सर मुझे घर वापस जाना है। देखो बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, हम सब इंतजाम कर देंगे। तुम लोग यहाँ सही सलामत हो। चाइल्ड केयर कमेटी को बुलाओ। यस सर। साहब हम सब बोल रहे हैं साहब। साहब मेरा काम एकदम ईमानदारी का है साहब। सब देखिए, मैं कोई ट्रैफिकिंग नहीं कर रहा साहब। आप उनके माँ बाप से पूछ लो, कोई जबरदस्ती। बाकी साथी कहाँ है तेरे? बाकी साथी कहाँ है? और वो औरत कौन थी जो काजल को बस में छोड़ के गई थी? बोल। सब वो चांदनी है साहब। सब वो कहाँ है मुझे नहीं पता साहब। सब बस ऑफिस का छोटा मोटा काम करती है साहब। उसका नंबर बोल। नंबर बोल उसका। साहब दे रहा हूँ उसका नंबर। कैसी हो काजल? तुम्हारे माँ पापा से कुपौई की पुलिस ने बात कर ली है। वो बहुत जल्द आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे अपने साथ। देख बेटा काजल, जो हम कमाते उसमें तो हमारा गुजारा नहीं होता। पर माँ, हम आपके और पापा के बिना नहीं रह सकते। खुश? और मैं कल वापस आऊंगी तुमसे मिलने। जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाती तब तक मैं तुमसे बात करती रहूंगी। ये चाइल्ड केयर कमेटी के लोग तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो। बाय काजल। दीदी, काजल से मेरी बात हो गई है, वो घर पहुंच गई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। काजल अपने माता पिता के पास पहुंच चुकी है। जब केस तैयार किया जा रहा था तब काजल के पेरेंट्स ने कहा कि ब्रजेश ने काजल को अगवा नहीं किया था। उन्होंने अपनी मर्जी से काजल को ब्रजेश के साथ भेजा था। और यही बात पिंकी और सुनिधि के माँ बाप ने भी कही। प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाला ब्रजेश 1 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहा और फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जो औरत काजल को बस में छोड़कर गई थी वो आज तक नहीं मिली है। रूपा अब भी बीच बीच में काजल से बात करती रहती है। रूपा ने काजल को बचाया और उसे वापस उसके घर तक पहुंचाने में मदद की, जिसके लिए काजल रूपा का एहसान मानती है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 और लड़कियों को भी बचा लिया गया। ट्रैफिकिंग, तस्करी, मानव तस्करी, ये सब उन्हीं रास्तों से, उन्हीं वाहनों से होती है जिनमें हम सब सफर करते हैं, जैसे बस, ट्रेन वगैरह। ज्यादातर ट्रैफिकर्स अपने शिकार को जान से मारने की धमकी देते हैं या डराते हैं कि अगर उन्होंने रास्ते में किसी से भी बात की तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ज्यादातर इनके शिकार देश के पिछड़े इलाकों से होते हैं, जहां गरीबी है, विकास का अभाव है, जहां जिंदगी जीना ही अपने आप में एक संघर्ष है, जहां 2 रोटी पेट में डालने की कोशिश में सुबह से रात हो जाती है, जहां बेहतर जिंदगी का मतलब होता है सिर्फ पेट भरना। और ये ट्रैफिकर्स भूखे भेड़ियों की तरह इन बेबसों को अपना शिकार बनाते हैं। इन मासूमों को बहला फुसलाकर, लालच देकर
अपने हैवानियत से भरे और बेरहम मंसूबों को अंजाम देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का अपराध पूरी दुनिया में फैला है। हमारे देश में भी इसकी जड़ें काफी अंदर तक हैं और बहुत मजबूत हैं। जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी बच्चे को तकलीफ में देखें, उसके चेहरे पर छपे दर्द को पढ़ें और पता चले कि उसके पीछे अत्याचार की एक घिनौनी दास्तां छिपी है, गुलामी, बाल मजदूरी या किसी और किस्म का शोषण छिपा है। शक की स्थिति में परेशानी में दिख रहे किसी व्यक्ति से एक सवाल पूछ लेना कोई दखलंदाजी नहीं कहलाती। रूपा उस बच्ची को आजाद करा पाई क्योंकि उसने उस बच्ची के चेहरे पर लिखे दर्द को पढ़ा। How is the cocaine? Same fun? Yeah, much more, man, much more. The cost also too much. Get me some. Want to try? Yeah, okay, that's okay. साल 2012 में मुंबई में ड्रग कार्टेल से जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो साल 2013 में बढ़कर लगभग 14 करोड़ हो गई। ये तो वो ड्रग्स थे जो बरामद किए गए थे। कितने ड्रग्स बेचे गए, कितने खरीदे गए, कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और नशे की हालत में उन्होंने कैसे इंसानियत को शर्मिंदा किया, ये दिल दहला देने वाली कहानी है। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। सुनो जी, तुम आलिया हो ना? जी। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ है जाबाना, बेखुद किए देते हैं दुनिया में अगर। अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। तुम महशर में भी कह देना मेरे वारिस, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना।
नशा, ये जब हमारी रगों में दौड़ता है तो इसका सबसे पहले असर हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर होता है। और जब एक बार जहन मर जाए तो इंसानियत को मरते ज्यादा वक्त नहीं लगता। सही गलत का कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई कुछ नहीं सोचता। ना तो वो ट्रैफिकर्स जो ड्रग्स स्मगल करते हैं, ना वो डीलर्स जिनके लिए इंसान की कीमत सिर्फ बिजनेस है, और ना ही वो ड्रग एडिक्ट्स जिनके हाथों इंसानियत तिल तिल कर मरती है। करीब 15 लड़कियां एक ऐसे ही ड्रग एडिक्ट शैतान का शिकार बनी। मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया, वो बेखौफ घूम रहा। आलिया, ए बेटा, सुनो, तुम आलिया हो ना? जी। आलिया, आलिया, ए आलिया, अल्लाह जाने ये लड़की कहाँ चली जाती है। ए आलिया, आलिया को देखा क्या? आलिया, ए आलिया, आलिया, आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, मौसी, आलिया को देखा क्या? आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, आलिया, चाची, बच्ची कुछ बता नहीं रही है। लेकिन उसे हुआ क्या है? अल्लाह जाने क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। कब हुआ ये? आज दोपहर करीब 2:30 बजे। उसने अपना नाम मुश्ताक बताया और ये भी कहा कि वो मेरा दोस्त है। वो आलिया को बहलाकर ले गया और आलिया बेटा, क्या तुम्हें याद है वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था? तुम जानती हो उसे? वो तुम्हारे मोहल्ले का है। देखिए, एफआईआर दर्ज करने से पहले हमें इसका मेडिकल करवाना होगा। इसे सिविल हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आलिया को देखा तक नहीं। मुश्ताक नाम के किसी आदमी को जानते हो? कोई हो जो इस मोहल्ले में रहता हो? नहीं साहब, मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। और साहब, मुझे नहीं लगता कि मोहल्ले के किसी आदमी ने इतना घटिया काम किया होगा। और मान लीजिए साहब, किसी ने इतना घटिया काम किया भी होगा तो वो भला अपना असली नाम क्यों बताएगा साहब? मैंने अब्दुल भाई को इत्तला कर दी है, वो कल पहुंच जाएंगे। बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, गलत हुआ है उसके साथ। बेटा, बता सकते हो कहाँ लेके गया था? आलिया बेटा, क्या तुम बता सकती हो वो आदमी दिखने में कैसा था? सर, वो ठीक से उस आदमी का हुलिया नहीं बता पा रही। 10 साल की बच्ची है सर, बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। पूरा मोहल्ला छान मारो, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। यस सर। नहीं साहब, मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। अगर वो मेरा दोस्त होता या मेरे जानने वाला होता तो मेरा फ़ोन नंबर उसके पास होता ना। वो मेरी भतीजी आलिया को नंबर देने के बहाने से क्यों बुलाता? हो ना हो साहब,
उसने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। हमने आपके मोहल्ले का एक एक घर छान मारा, हमें कोई सुराग नहीं मिला। और आलिया इतनी छोटी है कि वो ठीक से उस आदमी का होलिया भी नहीं बता पा रही। एक बार अगर ये स्केच बन जाता तो हमें पता चलता कि वो आदमी दिखता कैसे है। हाथ लग जाए तो वहीं काट डालू हरामजादे को। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। मैं एक छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं रख पाया। नहीं सादिक, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। प्रीति जी, तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। मुझे लगा था। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। वो किधर है? पापा तो भी काम पर होंगे। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। ठीक है। फोन शायद मैं दुकान पे भूल गया। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। ठीक है अंकल। हाँ बोलो। अच्छा क्या हुआ? अहो, वो प्रीति अभी तक क्लास से वापस नहीं आई है। अरे क्लास लेट तक होगी, आ जाएगी। तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाती हो। चल फेव फोन आता। हेलो, क्या मैं उमेश पवार से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, साईनगर बस स्टॉप से। मुझे एक यहाँ बच्ची मिली है, वो अपना नाम प्रीति बता रही है। वो कह रहे हैं कि आप उसके पिता हैं। वो बहुत रो रही है। उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। क्या? बेटा हमें बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और वो आदमी हरीश कहाँ लेकर गया था तुम्हें? तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। ठीक है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। अंकल, आपकी शॉप कहाँ है? बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ। उस आदमी ने अपना नाम हरीश बताया था। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। और उसने कहा कि मैं उसका नंबर बाबा को दे दूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लेकिन साहब, हरीश नाम का मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, और ऐसे नाम वाले किसी आदमी को मैं जानता तक नहीं हूँ। और अगर उसको मेरा नंबर चाहिए था तो वो प्रीति से मांग सकता था। इसके लिए
इसे साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम क्या हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बता सकती हो? मतलब वो कैसे दिखता था, कितना लंबा था, उसके बाल कैसे थे? उसकी सिर्फ एक आंख थी और दूसरी आंख सफेद थी। प्रीति, तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ, वो इन अंकल के हाइट के थे, बहुत गंदे थे। जैसा बोलता हूँ वैसा कर। बेटा क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ। मीडिया में अफरा तफरी मच गई। हर जगह यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस सख्ते में आ गई। पिछले कुछ महीनों में छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन के और भी मामले सामने आए जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर ये केस एलसी मार्ग में हुआ था जनवरी में। और ये आसपास के केसेस की फाइल्स हैं। ऐसे और भी केसेस होंगे? सर, आसपास के इलाकों से ऐसे 6 केसेस दर्ज किए गए हैं सर। ये तो सब वही केसेस है जो दर्ज किए गए। वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो अभी तक रिपोर्ट नहीं दिखवाए गए। समाज में शर्मिंदगी की वजह से कई माँ बाप ऐसे केसेस रिपोर्ट करवाने से कतराते हैं। सर 2 केसेस में हमें क्लियर स्टेटमेंट मिले हैं। एक तो 13 साल की बच्ची प्रीति के केस में और ये एलसी मार्ग पर रहने वाली 10 साल की आलिया उसके केस में। इन दोनों केसेस में साथ मैंने एक ही पैंतरा इस्तेमाल किया सर। मैं मुश्ताक, तुम्हारे चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। सर उसने इनसे कहा कि उनकी फैमिली मेंबर्स का दोस्त है और नंबर देने के बहाने नहीं ले गया सर। और दोनों केसेस में उस आदमी ने लड़कियों को नाम से बुलाया, आलिया और प्रीति। तुम आलिया हो ना? जी। प्रीति? जी। आलिया के केस में तो लोकल पुलिस ने पूरा मोहल्ला छान मारा और प्रीति के केस में लोकल पुलिस ने सारे बिल्डिंग वालों और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की। सर मुझे क्या लगता है कि ये किसी सीरियल क्रिमिनल का काम है जो घूम घूम कर छोटी उम्र की बच्चियों को टारगेट कर रहा है। ऐसे घिनौने अपराध करने वाला आजाद घूम रहा है। किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना होगा। आखिरी बार ऐसी शर्मनाक घटना कुरला में हुई थी सर। जितनी जल्दी हो सके केस क्रैक करो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, हर हिस्ट्री शीटर से पूछताछ करो, कुछ भी कर लेंगे, इस आदमी को पकड़ो। सर उसकी एक आंख थी जी और राइट आंख सफेद थी। अच्छा बच्चे, तुमने उसे कभी भी देखा था कहीं भी, घर के आसपास या स्कूल से आते जाते वक्त कभी? नहीं सर, वैसे मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। बेटा यही वो आदमी? सुनो, तुम आलिया हो ना? सारे पुलिस स्टेशंस में चेक करो। पास्ट में हुए मोलेस्टेशन केसेस के सारे हिस्ट्री शीटर्स की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके सर। सर हमें अलग अलग जगहों पर अपनी टीम्स भेजनी चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में, क्योंकि दोनों केसेस में एक ही पैटर्न है। मुजरिम सूनी जगहों पर बच्चियों को अपना निशाना बनाता है। सर हमें पब्लिक प्लेसेस पर भी अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। जनरली ऐसे केसेस में मुजरिम या तो ड्रग एडिक्ट होता है या फिर शराबी होता है। राइट। इससे पहले कि वो किसी और को अपना निशाना बनाए, हमें उसे दबोचना होगा।
ऐसा काम तो कोई हटेला दिमाग वाला ही कर सकता है। मुझे लगता है साहब ये नशेड़ी है। 78 ड्रग एडिक्ट से पूछताछ कर चुके हैं हम। साहब आप सीधा ड्रग सप्लाई की चेन पे हाथ मारो, मैं यहाँ बार वालों पे हाथ घुमा दूँ। ये आदमी चाहिए मुझे। छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है इसने। एक आंख नहीं है इसकी, गौर से देख। देखा है कहीं? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। साहब मैंने भी कभी इसे ड्रग्स नहीं बेचा। साहब यहाँ ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर ये नशा करता होगा तो किसी से भी ले सकता है। किससे लेता होगा ड्रग्स? अब ये मुझे क्या मालूम साहब। फॉरेनर गैंग भी इस धंधे में घुसा हुआ है। कहाँ मिलेंगे ऐसे गैंग्स? आया नहीं वो? पता नहीं साहब, लेकिन वो हर शाम यहाँ आता है। 10 मिनट में अपना धंधा करता है और पतली गली पकड़ के निकल जाता है। कोई फ़ोन नहीं रखता, फिक्स ग्राहक है सारे। 10 मिनट में जितने ग्राहक आए सो आए, वरना नहीं। बेचता क्या है? सब कुछ बेचता सब, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और टेबलेट्स भी। एक कांस्टेबल खड़ा करो सादा वर्दी में। आज नहीं आया लेकिन कल आ सकता है। सर लगता है उस फॉरेनर ड्रग डीलर को भनक लग चुकी है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे एक आंख वाले मॉलेस्टर को भी भनक ना लग गई हो कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं। बेटा चावल लेना। नहीं चाचू। बेटा जो कुछ भी हुआ है इसे बदला नहीं जा सकता। याच्यात तुझी काहीच चूक नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें हौसला नहीं हारना है। मैं और तेरे बाबा है ना तेरे साथ। हाँ? तू इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना? हाँ? पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो एक आंख वाला दरिंदा आजाद घूम रहा था। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ना तो उसका नाम और ना ही कोई और पहचान। उस घटना के बाद ऐसी कोई दूसरी घटना भी नहीं हुई। तो क्या वो दरिंदा पुलिस के जाल से बच के निकल चुका था? सब हो ना हो वो अलर्ट हो चुका है, या शायद उसने जगह ही बदल दी है। वो फॉरेनर ड्रग सप्लायर भी दोबारा वहां नजर नहीं है। ठिकाने बदल दिए दोनों ने शायद अपने। तो क्या अब हम दूसरे शहरों को टारगेट करना शुरू कर दें? जग्गू है। हाँ जग्गू बोल। साहब पता चल गया साहब, सब उसको गोटी बुलाते हैं क्योंकि उसकी एक गोटी जैसी दिखती है। असली नाम क्या है? अशफाक शमीम। एक ड्रग डीलर से इसकी कुंडली मिली है साहब। ये शमीम छोटी मोटी चोरियां करता है, मोबाइल, चैन और ये सब बेचकर ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ करता है। ड्रग डीलर का नाम? साहब अपने नेटवर्क है, आगे काम आएगा, वहाँ हाथ मत मारो। ठीक है। अशफाक शमीम पूरा नाम मिल गया इसका। अगर छोटी मोटी चोरियां करता रहा है तो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड भी होगा। फाइंड आउट। क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कोई तो ठिकाना होगा इसका। खोद डालो, बाहर निकालो साले को। कोई तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला। ढूंढो उसको।
हाँ साहब, इसकी माँ और भाई दोनों मोहसिन चाल के 32 नंबर खोली में रहते हैं। हाँ, अभी आपको घर पर ही मिलेंगे। मुमताज शमीम। जी अशफाक शमीम आपका बेटा है ना? जी। अल्लाह, अब क्या किया उसने? हर बार अशफाक की गलतियों के लिए पुलिस हमें पकड़ती है। मैं तो तंग आ गई उससे। साहब, हम तो अशफाक से मिलते तलक नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। काफी अरसे पहले ही हम लोगों ने उससे हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं साहब, एक माँ का कलेजा जलता है जब उसका बेटा उसके पास नहीं होता तो। लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बेटे को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। वो इसी लायक था साहब। बहुत बुरा इंसान है, ना तो खुद सुकून से जीता है और ना ही हमें जीने देता है। ए मुमताज, साजिद, हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो हमें नहीं मिला ना तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। पहले ही कौन से कम तकलीफें हैं जिंदगी में। हाँ साहब, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है और ऊपर से अशफाक की वजह से और परेशान हो गए हैं। हर बार चोरी वो करता है और पुलिस हमें पकड़कर बंद कर देती है। थक गए हैं साहब। वो तो पलट के हमारी तरफ कभी देखता भी नहीं कि हम जिंदा हैं कि मर गए। हाँ, बस जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ही उसे हमारी याद आती है। साहब, नशे का आदी है ना वो। साहब, मैंने खुद अपने भाई को 2 बार पकड़वाया था, लेकिन पुलिस उसे बार बार छोड़ देती है और फिर तलवार हमारे सर घूमती रहती। उसने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है। हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो नहीं मिला तो समाज की और बच्चियों के साथ भी यही कर सकता है। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है अल्लाह, जो ऐसा बेटा दिया। जिंदगी जैसी भी मिली उसे अच्छी बनाता, काम करता, लेकिन नहीं, गलत चीजों में ही दिलचस्पी थी उसकी। तो क्या करते साहब, एक दिन मन मार के घर से निकाल दिया। आप ही बताइए साहब, क्या करती मैं? सब मुझे गाली देते हैं, परवरिश को गाली देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ साहब? मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ, मार के फटकार के उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा फिर भी न माने तो मेरा क्या कसूर साहब? मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे कि जब लोग उसकी वजह से मुझे गाली देते हैं तो मुझे कैसा लगता है? उसके सारे गुनाहों की जिम्मेदार दुनिया मुझे ही मानती है, मुझे ही मानती है। पुलिस अशफाक शमीम के परिवार तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। वो कहां था किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन एक खबर मिली। देख, मुझे बीच में मत फंसा यार। रिजवान, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। गारंटी देगा? 101% गारंटी। चल बता। 3 बजे मठ पे। मठ पे कहाँ? हाँ जग्गू बोल। साहब, शमीम मिल जाएगा। कहाँ है वो? बताता हूँ साहब, पर मेरे नेटवर्क की गर्दन मत पकड़ना साहब। तो बोल तो। मैंने गारंटी दी है साहब। जग्गू, कहाँ आएगा शमीम? कहाँ है तेरा नेटवर्क? साहब आएगा, पक्का बोला है, वो ज़रूर आएगा साहब, लेकिन आप उसको टच मत करना साहब। अपन प्रॉमिस दिया ला साहब, बड़े साहब को बोला ना आप। हाँ, लेकिन पहले आने तो दे। आएगा साहब, आएगा। शमीम नया फ़ोन मारा है, तो आपका स्मार्टफोन, तो एकदम पक्का इन्फॉर्मेशन है साहब। साहब
ये अपना आदमी साहब। साहब ये सब सर, ये शमीम के पॉकेट से मिला। चुरा कर बेचने जा रहा था ड्रग्स के लिए। तड़पने दो साले को, जितना ज्यादा तड़पेगा उतना जल्दी मुंह खोलेगा। जितना टाइम लेना है तुझे तू ले, मैं इंतजार करूंगा तेरे बोलने का। उन लड़कियों के साथ वो गंदा काम मैंने ही किया साहब। लड़कियां नहीं बच्चियां। 11 केस रजिस्टर है हमारे पास और तू अब तक पकड़ा नहीं गया। तो शुरू हो जा। बहुत सारी लड़कियां थी साहब, मेरे को तो याद भी नहीं है। ये हरकतें कब से कर रहा था तू? महीनों से। क्यों? लत लग गई थी साहब। मैं अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब। शमीम भाई, आज तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है। आज तो बनता है। साले आज एक चुस्की ले ही ले, इसका मजा अलग ही है। चल बंटे, आज पिला ही दे। देखिए कितना मजा है इसमें। मजाक मजाक में नशे की आदत लग गई साहब, और एक बार जब नशे की आदत लग गई तो बॉडी को बार बार नशे की जरूरत महसूस होने लगी साहब। हाउ इज द कोकेन सेम फन? या मच मोर मैन, मच मोर। तेरे घर वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, पैसे देने बंद कर दिए। कहां से लाता था ड्रग्स के लिए पैसे? मोबाइल फ़ोन चोरी करता था साहब, ज़्यादातर लोकल ट्रेन में। वो कॉलेज के लड़के लोग जाते थे सुबह सुबह, उनके पास महंगे मोबाइल फ़ोन होते थे। कब से शुरू किया तूने ये सब? नशे की हालत में था साहब, सब भूल गया था। दिमाग खराब हो गया था साहब। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। पहली बार जब किया था साहब, मुझे बहुत बुरा लगा था साहब। मुझे अपने आप से ऐसे घिन सी आती थी साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती? कमीने, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, तुझे पता है? मैं जानता हूँ साहब, मैंने अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी भी मांगी थी साहब। बेखुद किए देते अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम साहब, मैंने हर बार कोशिश की, मैंने बहुत बार कोशिश की साहब,
ये सब छोड़ दूंगा। मैंने अल्लाह से दुआ भी किया था कि कभी पकड़ा ना जाऊं, और कभी पकड़ा भी नहीं गया, और हर बार कसम भी खाता था कि दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन हर बार किया सर, बार बार किया। नशा जब चढ़ता था मैं सब कुछ भूल जाता था, जानवर से भी पत्थर बन जाता था। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं रोक पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। उन लड़कियों का नाम कैसे पता चलता था तुझे? मैं उन पे नजर रखता था और धीरे धीरे सब कुछ जान जाता था। उनको भी अपना ऐसा नाम बताता था कि वो आसानी से मुझ पे यकीन कर ले। मैं मुश्ताक, तुम्हारा चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरी सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। कभी पिंटू, कभी सिंह, कभी कुछ और। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब। स्टेटमेंट ले लो इसका, कल कोर्ट में पेश करते हैं इसे। एक बार, बस एक बार पुलिस उससे मिलने दे, वहीं गाड़ दूंगा हरामजादे को। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह उसको उसकी किए की सजा जरूर देगा। अशफाक शमीम के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। शमीम के बयान के मुताबिक ऐसी और भी लड़कियां हैं जो उसकी हैवानियत का शिकार बनी थी, लेकिन उनके केस कभी रजिस्टर ही नहीं किए गए। हर पुलिस स्टेशन जहां जहां शमीम के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे, वो बारी बारी से शमीम की कस्टडी ले रहे थे। इस केस की चार्जशीट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। वो विदेशी जिससे शमीम हमेशा ड्रग्स खरीदा करता था, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को शक है कि शमीम के केस में पुलिस की कार्रवाई देखकर वो अलर्ट होकर अंडरग्राउंड हो गया है। ड्रग ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, ड्रग सप्लायर्स, ये पूरा ड्रग माफिया इंसान और इंसानियत के खिलाफ काम करता है। ये लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनकी जिंदगी उनके लिए ही बोझ बना देता है। पुलिस और प्रशासन की काफी कोशिशों के बाद भी ये ड्रग माफिया बार बार सांप की तरह अपना फन फैला लेता है, क्योंकि लोग नशे के आदी हो चुके होते हैं और ऐसे लोगों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ड्रग्स के बिजनेस से जुड़े लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें लोगों को नशे का गुलाम बनाना है, ताकि उनका जिंदगी खरीदने और मौत बेचने का बिजनेस कभी बंद ना हो। एक बार इसे चखना मौत को चखने के बराबर है, लेकिन फिर भी लोग इसे चखते हैं और हमेशा के लिए ड्रग माफिया की गिरफ्त में फंस जाते हैं। मौत के इस कारोबार को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने का एक ही उपाय है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट से नो टू ड्रग्स। किसी भी ड्रग से दोस्ती ना करें, ना शौक के लिए, ना मस्ती के लिए और ना ही एक्सपेरिमेंट के लिए। ये वो दोस्ती है जो हमेशा महंगी पड़ती है। हमारे शरीर, हमारे दिमाग को तो जिंदगी का नशा होना चाहिए। ये वो नशा है जो हमारे आने वाले कल के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये ड्रग्स का नशा आपको जिंदगी से लड़ने की, गमों को भूलने की ताकत नहीं देता, बल्कि आपको बुज़दिल बनाता है। ये जिंदगी का कोई मजा नहीं देता, बल्कि एक ऐसी सजा देता है जिसमें इंसान तिल तिल कर मरता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें,
अपने आप को खत्म करने से अच्छा है कि इस ड्रग्स के पूरे कारोबार को ही खत्म कर दिया जाए। से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।